अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारी दुआ है कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, हम आज यूनिट 2 के नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, फरवरी 2026 का लेटेस्ट एडिशन आप देख रहे हैं। आप जब भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखें तो मेक श्योर करें कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी वीडियो है, वो फरवरी 2026 के लेटेस्ट एडिशन के मुताबिक होनी चाहिए। ईडीओ पाथ पाकिस्तान के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है जिसे अभी आप देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपको इन टाइम उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देख लेते हैं कि यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स का कौन सा टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है। ये आपका टॉपिक 2.3 है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? सबसे पहले ये देख लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली आपको जो डिफरेंट सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, उसमें हम करते क्या है बेसिकली कि हम सबसे पहले जो सिचुएशन या प्रॉब्लम होता है उसको एनालाइज करते हैं। हम उसके ऊपर बैठ के उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, और उसका हम एनालिसिस करते हैं। और उस एनालिसिस की बेसिस के ऊपर हम लोग जो बिहेव करते हैं, और बिहेव करने के नतीजे में जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इस सारी की सारी स्टेटमेंट को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसके बेसिकली आपके 4 स्टेप्स होते हैं सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, और उसको एनालाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है क्यों। फिर उसके बाद आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक प्लान डिजाइन करते हैं। ठीक है, कि हम क्या ऐसा करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। ठीक है, इसको हम एल्गोरिदम भी बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज जो आप बेसिकली प्रॉब्लम का एक प्लान डिजाइन करते हैं। प्लान डिजाइन करने के बाद हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में देखें तो हम उसके लिए कोडिंग करते हैं, और कोडिंग करने के बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करने के बाद हम एक प्लान का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम करते हैं। ठीक है, और जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर हम इसको एवेल्युएट करते हैं कि क्या जो हमने प्लान बनाया था वो प्लान वर्कआउट कर रहा है, वो प्लान काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर प्लान काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा तो फिर अगेन हम प्रॉब्लम का जो पॉइंट नंबर 1 है उस पे जाते हैं, और फिर से दोबारा से इसको ये पूरी एक्सरसाइज हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उसके 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप तो सेम रहता है कि हम प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, और उसको एनालाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। ठीक है, उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज करते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं। ठीक है, हम उसके कुछ सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं, और ये सब प्रॉब्लम्स ऐसे होने चाहिए कि जो मैनेजेबल हो। ये ना हो कि एक प्रॉब्लम है और हमने पता चले उसके 1000 स्टेप्स बना दिए। अब जब वो 1000 सब प्रॉब्लम्स हमने बना दिए तो वो हमारे लिए इटसेल्फ एक प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को आप हमेशा सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड तो करते हैं, बट वो इतने होने चाहिए कि वो मैनेजेबल हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो सब प्रॉब्लम्स हमने बनाए हुए होते हैं, हम उनके कुछ ना पोटेंशियल प्लान्स बनाते हैं, यानी कि कौन-कौन से प्लान्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हम ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? जो हर सब प्रॉब्लम होता है, उसके हम आगे क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्लान्स बनाते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमने बना लिया कि ये जो सब प्रॉब्लम था ये प्लान ए के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है, ये प्लान बी के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है, ये प्लान सी के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है। ये सारा कुछ करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो सबसे बेस्ट प्लान होता है, अवेलेबल होता है, उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और उसकी बेसिकली हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं, यानी कि जो एल्गोरिथम्स वाला काम है, हम उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, डिजाइन करने के बाद हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसको एवेल्युएट करते हैं, देखते हैं कि आया जो प्लान हमने बनाया था ये प्लान वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। इसमें एक चीज आप ये जहन में रखिएगा कि जब हम लोग कोई एक्शन करने लगते हैं, तो एक्शन करने से पहले हम लोगों ने बेसिकली एक्शन क्या होता है, ये जो हम लोग प्लान को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब ये करने लगते हैं तो उससे पहले हम लोगों ने ये देखना होता है कि उस
उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने बहुत थॉरली इन्वेस्टिगेट और उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी इनपुट्स हैं उनको हमने कैप्चर करना होता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम इस वजह से करते हैं कि प्रॉब्लम के जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो कोई भी पॉइंट बीच में स्किप नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि पता चले हमने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना तो लिया बट उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके इनपुट्स थे वो हम लोगों ने स्किप कर दिए और जब हम डिजाइनिंग के ऊपर गए और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर गए तो हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम वर्कआउट नहीं कर रहा। तो इसीलिए जब भी हम प्रॉब्लम को उसका डिजाइन बनाने के लिए जब एक्शन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को थॉरली इन्वेस्टिगेट करते हैं और जितनी भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कैप्चर करते हैं। ये बेसिकली जब आप डिफाइन और एनालाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप ये वाला पॉइंट करते हैं, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं? ये इस तरह से करते हैं कि प्रॉब्लम जितना वेल डिफाइंड होगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उतना ही स्ट्रांग और उतना ही अच्छा और इफेक्टिव होगा, ठीक है। जिस तरह से ये है कि अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड, यानी कि आपने अगर एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया तो आधा सोल्यूशन तो प्रॉब्लम का आपको वहीं से मिल गया, ठीक है। और जब आपको प्रॉब्लम के बारे में क्लैरिटी है, कंप्लीट क्लैरिटी आपको है कि यही प्रॉब्लम है क्या, उसको आपने डिटेल में एनालाइज किया हुआ है, उसके बारे में आपने इन्वेस्टिगेशन की है, उससे रिलेटेड जितने भी इनपुट्स हैं उनको आपने कैप्चर कर लिया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट यानी कि आईपीओ मॉडल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि हम बेसिकली इनपुट जो है वो सिस्टम को देते हैं, सिस्टम उन इनपुट्स की बेसिस के ऊपर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग की बेसिस के ऊपर वो एक आउटपुट आपको निकाल के देता है जो कि बेसिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली आपके इनपुट प्रोसेस आउटपुट आउटपुट यानी कि आईपीओ मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम को एनालाइज जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम प्रॉब्लम्स को तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक इनपुट है, एक आपका प्रोसेसिंग है और एक आपका आउटपुट है। ये सीक्वेंस थोड़ा गलत हो गया, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट है। अच्छा, इसमें होता क्या है जी कि इनपुट के अंदर हम बेसिकली सिस्टम को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। एक प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, आगे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। एक प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हम सिस्टम को देते हैं। सिस्टम उस इनपुट की बेसिस या वो जो इनपुट्स हमने सिस्टम को दिए हैं उनकी बेसिस के ऊपर ऑपरेशंस रन करता है और आपको एक आउटपुट निकाल के देता है कि जी ये प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैंने डिफाइन किया है। तो वो सॉल्यूशन जब फिर हम उसको देखते हैं कि ये सॉल्यूशन वाइबल है या नहीं, ठीक है। तो इनपुट से मुराद ये है कि तमाम वो रिक्वायरमेंट्स जो आपको एनवायरनमेंट से मिल रही हैं, एनवायरनमेंट मीन्स कि आपके इर्द गिर्द जो भी आप चीजें देख रहे हैं, अगर वो प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो आपको एनवायरनमेंट से मिल रही हैं। और उसके बाद जो ऑपरेशंस हैं वो बेसिकली उन उन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, उनकी कंप्यूटेशन की जाती है। और आउटपुट वो चीज होती है जो कि एनवायरनमेंट को वापस दी जाती है कि जी ये आपके प्रॉब्लम की सोल्यूशन है आपका। अच्छा जी, ये हम देख लेते हैं इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट चार्ट क्या होता है। अच्छा, ये इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके आईपीओ मॉडल की, ठीक है। जिसमें आपको इनपुट भी बताया जा रहा है, प्रोसेस भी बताया जा रहा है और आउटपुट भी बताया जा रहा है। सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स जो होते हैं वो आईपीओ चार्ट जो है इसको बड़ा एक हैंडी टूल समझते हैं। बड़ा हैंडी टूल मीन्स के बहुत इजी टू यूज टूल होता है जो कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक जो है वो एक स्क्वेयर है। प्रॉब्लम ये है कि हमने इस स्क्वेयर का जो एरिया है, जो टोटल इसका कवर्ड एरिया है वो हमने निकालना है कि ये कितने एरिया के ऊपर है, ठीक है। अब जैसे कि हमें मालूम है कि एरिया जो है इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, ठीक है, ये जो है। तो हम अब इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो लेंथ है और जो विड्थ है ये दोनों इनपुट हम देंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर को ये पता है कि एरिया निकालने के लिए लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो इसको मल्टीप्लाई करेगा जो कि प्रोसेसिंग है और मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपको आउटपुट दे देगा कि ये आपका जो स्क्वायर था उसका ये एरिया बन रहा है। ये हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह से इनपुट का भी मैंने आपको बताया कि ये वो डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम सिस्टम को देते हैं ताकि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे।
प्रोसेस बेसिकली वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि इनपुट की बेसिस के ऊपर या यूजफुल इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर कंप्यूटर जो है वो एक एग्जीक्यूशन करता है प्रोसेसिंग की, और आउटपुट वो रिजल्ट या इंफॉर्मेशन होती है जो कि यूजर को प्रोवाइड की जाती है कंप्यूटर की तरफ से। ठीक है। अच्छा, इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक इनपुट है। एग्जांपल हमारे पास ये है कि जी ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं। ये हमारे पास इनपुट आ गया। अच्छा, ये हमने इनपुट्स कंप्यूटर को दे दिए और कंप्यूटर को एक प्रॉब्लम भी दे दी। हमने कंप्यूटर को ये कहा बेसिकली कि हमें ये बताओ कि ये जो स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं, इनका एवरेज रिजल्ट क्या बन रहा है। स्टूडेंट्स जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज जो ग्रेड है वो क्या बन रहा है। अब कंप्यूटर को ये पता है कि मुझे ये 3 स्टूडेंट्स का के ग्रेड्स का इनपुट दिया गया है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इन तीनों जो ग्रेड्स हैं, इनके जो नंबर्स हैं, उनको ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद वो इन तीनों का जो आंसर आएगा, उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देगा, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला ये है बेसिकली कि टोटल जो आपके पास ग्रेड्स का टोटल सम आया है, उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें, क्योंकि ये 3 स्टूडेंट्स के ग्रेड्स है। ये 4 स्टूडेंट्स के ग्रेड होते तो ये डिवाइडेड बाय 4 कर देता। ठीक है। ये सारी की सारी प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर आपको स्टूडेंट का जो एवरेज ग्रेड है वो बता देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि पहले स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो 85 है, दूसरे स्टूडेंट का ग्रेड 90 है, तीसरे स्टूडेंट का ग्रेड 95 है। अब जब कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को हमने कहा कि हमें सारे स्टूडेंट्स के ना ग्रेड्स का एवरेज बताओ, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो 85 90 95 तीनों को ऐड करेगा। ये बन गया 270। अब वो जो 270 है, इसको डिवाइड करेगा 3 से, क्योंकि ये 3 ग्रेड्स थे। 3 से डिवाइड किया तो ये आंसर 90 आ गया। तो कंप्यूटर ने आपको एक आउटपुट दिया, डिस्प्ले दिया, और उसने आपको कहा कि स्टूडेंट्स का जो एवरेज ग्रेड है दैट इज 90। ठीक है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं जी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर, कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती क्या है कि बेसिकली आप जब बहुत स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर जो होता है ना, उसकी तरह जब आप सोचते हैं, अ, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने से पहले या कंप्यूटर प्रोग्राम की कोडिंग करने से पहले आप जो एक बड़े स्मार्ट तरीके से किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सोल्यूशन सोचते हैं, उसे हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर जो है वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि वो खुद से कोई चीज सोच सके। हाँ, कंप्यूटर को आप अगर इनपुट देंगे तो इनपुट को वो प्रोसेस जरूर कर देगा, बट वो खुद से सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता। ठीक है। तो जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हम क्या क्या चीजें सोचते हैं। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि अच्छा, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मिलेगा क्या? ठीक है, मुझे क्या इसका आंसर रिसीव हो गया कि कम या क्या इसका मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये जो मैं सोच रहा हूँ, इस सोचने की सलाहियत को हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है? इसकी हम एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कहता है कि जी आप मेरे लिए एक चाय का एक कप बना के लेकर आएँ। ठीक है? तो जब आप चाय का कप बनाने के लिए किचन में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज़ ये आती है कि क्या मेरे पास चाय की पत्ती है? क्या मेरे पास चाय के लिए दूध पड़ा हुआ है? क्या मेरे पास चाय के लिए पानी और चाय के लिए चीनी पड़ी हुई है? ये सारी चीज़ें आपने सोची। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, पानी को बॉयल करते हैं, उसके अंदर आप चाय की पत्ती डालते हैं, फिर उसके अंदर आप दूध, चीनी डालते हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद आप चाय पकाते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको एक कप में जो है वो डाल देते हैं। ठीक है? तो ये जिस तरीके से हमने पूरे स्टेप्स को फॉलो किया, इस स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग जो है, इसको हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सॉरी, इसको हम आगे अब देख लेते हैं जी कि जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग करता क्या है कि ये हमें इस चीज पे इंकरेज करता है कि हम एक प्रॉब्लम को कितना क्लियरली उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, और सिर्फ उसको डिफाइन नहीं करते, हमें उस प्रॉब्लम का एक रिपीटेबल सॉल्यूशन भी बनाना है। ठीक है। अच्छा, रिपीटेबल सॉल्यूशन क्या होता है,
आपने प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही बार हल नहीं करना, आपने ऐसा सॉल्यूशन बनाना है कि जब जब इस जैसा प्रॉब्लम आए, तो वो प्रॉब्लम खुद ब खुद कंप्यूटर सॉल्व कर दे। ठीक है? फॉर एग्जांपल मुझे एक इश्यू आया, मैंने उस इश्यू का एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, सारा कुछ कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि मुझे ये इश्यू जब दोबारा आएगा तो मैं उसका दोबारा से एक सॉल्यूशन बनाऊंगा, नहीं। कंप्यूटर को ये पता है कि यार इस ये इश्यू पहले भी आया था और इस इश्यू के लिए हमने ये सॉल्यूशन बनाया था, तो वो ऑटोमेटिकली रिपीटेबल सॉल्यूशन के थ्रू उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। ठीक है? अच्छा, इसका एक हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि कुछ 5 स्टूडेंट्स थे और हमने उनका जो उन्होंने स्कोर किया था, जो उनके मार्क्स थे, हमने उनको ऐड किया। ठीक है? अब हम उनको मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हैं। बट मुझे अब एक चीज ये आ जाती है कि कल को अगर हमारे पास 5 के बजाय 50 स्टूडेंट्स का जो है वो मार्क्स का रिकॉर्ड आ गया, या 5,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स का रिकॉर्ड आ गया, तो क्या हमें फिर से सोल्यूशन बनाना पड़ेगा? तो हम उसके लिए करते क्या है, हम ऐसा सोल्यूशन डिजाइन करते हैं जो कि बार बार परफॉर्म हो सके। ठीक है? अगर यानी कि जो प्रॉब्लम हमें अभी आया है, इसी जैसा प्रॉब्लम अगर हमें फ्यूचर में भी आता है, तो यही सोल्यूशन जो हमने अभी बनाया है, ये सोल्यूशन अगले आने वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके। तो ये एक तो इसकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो वो एक इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है? इसी तरह से हम सिर्फ एक बार के अंदर ही, जैसा ये है कि हम सिर्फ एक इंस्टेंस का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं करते, हम एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बना देते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले तमाम जो इस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिजॉल्व करेगा, जिस तरह अभी मैंने आपको ऊपर इसकी एग्जांपल भी दी। ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है जी, आपके ऑटोमेटेड सिस्टम्स बाय द वे होते कौन से हैं? जो कि जिसके अंदर आपके जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स के अंदर आपके रिपीटेबल सॉल्यूशंस होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जिस तरह आपका एटीएम है, एटीएम मशीन जो होती है, ये एक आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें आपके रिपीटेबल सॉल्यूशंस होते हैं। आपका कैलकुलेटर हो गया, आपके गूगल मैप हो गए, गूगल मैप्स हो गई, ये सारे के सारे आपके जो है वो ऑटोमेटेड रिपीटेबल सॉल्यूशन सिस्टम्स के जो है वो एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है? अच्छा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो होती है, ये बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग की एक एक्सटेंशन है। ठीक है? अच्छा, ये किस तरह से एक्सटेंशन है? सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग आती है। लॉजिकल थिंकिंग के बाद आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग आती है, जो कि ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है लॉजिकल थिंकिंग की निस्बत। ठीक है? इसके हम एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं कि मैं मुझे मुझे भूख लगी हुई है, तो मेरा जवाब होगा, अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खाना चाहिए। ठीक है? अब ये एक लॉजिकल थिंकिंग है कि अगर मुझे भूख लगी हुई है तो मुझे खाना खाना चाहिए। अच्छा, अब इसकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? इसकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये होगी कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या जो मैं खाना चाह रहा हूँ वो खाना पकाने के लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है? अगर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो मुझे खाना पकाने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है? और वो खाना पकाने के जो पूरा प्रोसेस है, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये बेसिकली आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो जाती हैं। लॉजिकल थिंकिंग है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना चाहिए। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है, उसकी कंप्लीट जो आपकी एग्जीक्यूशन है स्टेप बाय स्टेप, वो होती है। अच्छा, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट टिप है आपके लिए कि जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखें, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग सीखने से पहले आपके लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना या सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, जब तक आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप अपनी कोडिंग, अपने सॉल्यूशन जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स हैं, उनके वो सीक्वेंस वाइज़ सॉल्यूशन आप वो नहीं निकाल सकते। ठीक है? अ ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदा है, एक शख्स है, आपने उसको एक हथौड़ा पकड़ा दिया है और आपने उसको कहा है कि भाई ये दीवार में कील लगाओ। ठीक है? मगर उसको ये तरीका नहीं आता कि हथौड़ा मैंने कैसे पकड़ना है, इसको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो हथौड़ा उसका किसी काम का नहीं है। ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है बट आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग नहीं आती, तो कंप्यूटर तो ये प्रोग्रामिंग आपके किसी काम की नहीं है। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट कि आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग को कितना अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम ये देख लेते हैं जनाब के इसकी जो वन लाइन डेफिनेशन हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये हो सकती है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है? तो ये इसकी एक बड़ी सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन हो गई। अच्छा,
फिर हम देखते हैं जी कंप्यूटेशनल थिंकिंग की प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन होता है कि किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को ब्रेक करना। तो हम करते क्या है, बेसिकली हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है। इस बड़े प्रॉब्लम को हम छोटे-छोटे मैनेजेबल प्रॉब्लम्स के अंदर ब्रेक करते हैं, ठीक है? और फिर हर एक-एक प्रॉब्लम जो सब प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, नंबर 2 पे आ जाती है जी एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जो आपके पास प्रॉब्लम से रिलेटेड अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं, सॉरी, जो आपके सॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं, आप उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है? ताकि आप जो इम्पोर्टेंट या एसेंशियल इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ उन पे काम कर सकें। अगर तो आप हर अननेसेसरी डिटेल को भी साथ लेके चलना शुरू हो गए और उसके ऊपर भी आपने अगर अपनी थिंकिंग स्टार्ट कर दी, तो आपका एक तो उसमें टाइम भी बड़ा वेस्ट होगा, सेकेंडली आपकी उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होगी और हो सकता है कि जो सॉल्यूशन आप डेवलप करने जा रहे थे, वो सॉल्यूशन आप इफेक्टिवली डेवलप ना कर सकें। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे पॉइंट आ जाता है जी पैटर्न रिकग्निशन, ठीक है? अच्छा, इसमें आप करते क्या हैं कि आप बेसिकली प्रॉब्लम को जब एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो आप साथ-साथ में ना डिफरेंट पैटर्न्स और सिमिलैरिटीज को भी एग्जामिन कर रहे होते हैं, जो कि पुराने जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स थे, उनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपके पास अभी एक प्रॉब्लम है, आप ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ पहले भी प्रॉब्लम्स थे जो कि सॉल्व हुए थे। तो आप ये देखते हैं कि आपके प्रॉब्लम में और जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे, उन दोनों के दरमियान में क्या-क्या पैटर्न्स या सिमिलैरिटीज थी। तो ये भी आपको एक सर्टेन हिंट या क्लू देती हैं कि आपका सॉल्यूशन किस तरीके का हो सकेगा। फिर आपका एल्गोरिथम डिजाइन आ जाता है। ये बेसिकली सॉल्यूशन का जो डिजाइन चल रहा होता है, जो हम डिजाइन बना रहे होते हैं, ये एक्चुअली वो वाला स्टेप है, ठीक है? इसमें आप क्या करते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है कि ये एक बड़ा क्लियर सीक्वेंस होता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा या आपका टास्क कैसे कंप्लीट होगा। पिछले टॉपिक में हमने देखा था बड़ी डिटेल में कि एल्गोरिदम्स जो है वो कैसे काम करते हैं और उसके अंदर क्या-क्या स्टेप्स आपके जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? सो ये जो सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, ये हमें किस चीज में हेल्प करती हैं? एक तो हमें बड़ा स्मार्ट थिंकिंग में ये हेल्प करती हैं, हमें अच्छे सॉल्यूशंस या इश्यू को ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करती हैं और इसके थ्रू हम डिफरेंट इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं या बना सकते हैं। ओके, ये हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग की एक एग्जांपल है, ठीक है? और इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। जो अभी हमने ये डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन सारी चीजें देखी हैं, इनको हम देखते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं कि ये कैसे होगी, ठीक है? अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं, ये ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस करके आ गए, इनको अभी मैं यहाँ पर कवर नहीं करूंगा। हाँ, इन पॉइंट्स को मैं इस गेम के साथ रिलेट करके आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या चीजें हैं और हम इसको कैसे कैसे देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये गेम आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये गेम है, ठीक है? इस गेम के अंदर जो है वो जब इनिशियली जब हम देखते हैं, तो हम इसमें देख रहे हैं क्या-क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? इसमें एक ये कैरेक्टर है जो कि हम हैं, इसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद इस गेम में ये कुछ आपके एनिमीज हैं, ये जो खोपड़ी सी और बोन बनी हुई है, ये एनिमीज हैं आपके। अच्छा, फिर ये कुछ लैडर्स हैं, ये लैडर्स हैं, ठीक है? अच्छा, ये फिर एक की भी है, इसे हम ये की है और इसी तरीके से आपके पास जो है इस पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें, ये आपके ये सारे होंगे, ठीक है? और इसके अंदर जो है वो ये आपका एक एग्जिट गेट भी है। अच्छा, अब हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग के तहत देखते हैं कि हम इस गेम में क्या कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे सबसे जो मेन चीज ये है कि हमने जो ये बंदे इसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमने एनिमीज से बचते हुए यहाँ गेट पे जाना है और यहाँ से हमने एग्जिट करना है और ये हमारा लेवल क्रॉस करना है। सो हमारा इसमें बेसिक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने इस लेवल को कंप्लीट करना है, हमने यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है? ये तो हो गया आपका एक बड़ा प्रॉब्लम, ठीक? और गेम को कंप्लीट करना एक मेजर बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? जो डिकम्पोजिशन की हमने बात की थी, इसको अब हम डिफरेंट छोटे-छोटे हिस्सों में ना डिवाइड करते हैं कि वो क्या-क्या हो। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि जी पहली चीज़ ये आ जाती है कि मैं इस गेम को कंप्लीट कैसे करूँगा, ठीक है? अच्छा, इस गेम को मैंने कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करने के लिए जी सबसे पहले तो मुझे इस की को जो है वो कलेक्ट करना है।
की को कलेक्ट करने के लिए मुझे इन लैडर्स को क्लाइंब करना है। फिर लैडर्स को क्लाइंब करते हुए मुझे ऊपर जाना है, और इस दौरान में ये जो एनिमीज हैं, मैंने इन एनिमीज को अवॉइड करना है, वरना ये एनिमीज मुझे किल कर देंगे। और फाइनली मैंने इस गेट तक पहुंच के यहाँ से एग्जिट कर जाना है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, बड़ा प्रॉब्लम था कि मैंने ये लेवल क्लियर करना है। अब मैंने इसको छोटे छोटे डिफरेंट प्रॉब्लम्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ताकि मैं इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन बना सकूं। ठीक है। सो ये जो मैंने इसको डिफरेंट टास्क में डिवाइड किया, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है जी एब्स्ट्रैक्शन। हमने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में ये देखा था कि जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो नहीं, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है। क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो की है, जो चाबी है, ये कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है। फिर हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डोर है, एग्जिट डोर, ये कहाँ पर है। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनिमीज जो मेरे एनिमीज हैं, ये कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। फिर मेरे लिए एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि लेडर्स जिनके थ्रू चढ़ के मैंने अगले प्लेटफॉर्म तक जाना है, वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है। अब ये मुझे ये चीजें मैं इसलिए एनालाइज कर रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चले, या मैं एक इस हवाले से एक अच्छा सोल्यूशन बना सकूं। जब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं एक ज्यादा अच्छा सोल्यूशन बना सकूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पर बारिश हो रही है, वेदर, बारिश हो रही है, दिन का टाइम है, रात का टाइम है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बारिश हो रही है, नहीं हो रही, दिन है या रात है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। क्या बारिश का होना या दिन या रात का होना, इससे हमारी गेम पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इस वजह से हम इन दो फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। बारिश हो या ना हो, दिन हो या रात हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा हम इनको इग्नोर कर देते हैं। ये जो हमने इन दो फैक्टर्स को इग्नोर किया, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद चीज आ जाती है पैटर्न रिकग्निशन। ठीक है। अच्छा, पैटर्न रिकग्निशन जो है, ये अब इस गेम में कैसे अप्लाई हो रही है? हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे ये जो जितने भी एनिमीज हैं, ये सारे के सारे एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर राइट पे जा रहा है तो ये सारे के सारे एक टाइम पे राइट पे जा रहे हैं। ये अगर लेफ्ट पे जा रहा है तो सारे के सारे एक ही टाइम पे लेफ्ट पे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इससे मुझे फायदा क्या होगा? मैं जब एक एनिमी को डिफीट करूंगा और यहां से लैडर चढ़ के ऊपर चला जाऊंगा, तो मुझे ये पता होगा कि ये जो ऊपर एनिमी है, ये भी इसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे नीचे वाला बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ से लेफ्ट जा रहा है ना, तो ये एनिमी भी लेफ्ट जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टेयर चढ़ के यहाँ तक ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है। और ये देखूंगा कि जब ये एनिमी मुझे यहाँ से क्रॉस करके इधर चला जाएगा, तो ज़ाहिर है ये वाला एनिमी भी इस साइड पे चला जाएगा। फिर मैं यहाँ से स्टेयर ऊपर चढ़ के दौड़ता हुआ इस स्टेयर से आऊंगा और ऊपर आके की को कलेक्ट कर दूंगा। अब मुझे ये पता है कि ये एनिमी और ये एनिमी, ये तीनों एक ही पैटर्न पे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं वेट करूंगा कि जब तक ये एनिमी यहाँ से वापस आता और उसके बाद फिर वापस जाता, तो ज़ाहिर है ये एनिमी भी वापस आके वापस जाएगा। तो फिर मैं जंप मार के इस वाली लैडर पे आ जाऊंगा और यहाँ सेंटर में रुक जाऊंगा। सो इस तरीके से मैं बेसिकली एक पैटर्न देखूंगा इस एनिमी का, और ये रिकॉग्नाइज करूंगा कि क्या बाकी सारे एनिमीज भी इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि इस वक्त हम मिसाल ले लेते हैं कि यार ये सारे के सारे एनिमीज एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है, इससे मैं पहली लैडर तो क्रॉस कर ली। अब इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की वजह से मैं ये बाकी सारी लैडर्स भी सक्सेसफुली क्रॉस कर सकता हूँ, और मेरे एनिमी से मैं बच भी सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन। अच्छा, उसके बाद फिर आपका एल्गोरिदम डिजाइन आ जाता है। ठीक है। अच्छा, एल्गोरिदम डिजाइन क्या है? बजाय इसके कि मैं रेंडमली जो है वो यहाँ यहाँ मूव कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैंने ऊपर कैसे जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ना एक पूरे का पूरा डिजाइन बनाता हूँ, एल्गोरिदम डिजाइन बनाता हूँ। वो इस तरीके से है, मैं सबसे पहले इसको एक स्टेटमेंट देता हूँ कि वॉक लेफ्ट। वॉक लेफ्ट करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि क्लाइंब लैडर। फिर उसके बाद मैं इसको कहता हूँ अगेन वॉक लेफ्ट। फिर इसको कहता हूँ क्लाइंब लैडर। फिर कहता हूँ जी के पिकअप द की। फिर कहता हूँ जंप ओवर एनिमी, यहाँ से जंप की, यहाँ से जंप की, और यहाँ से मैं ऊपर आ गया। ठीक है। फिर मैं उसको कहता हूँ जी कि यहाँ से ऊपर आओ, यहाँ पर आके फिर मैं कहता हूँ जंप एनिमी, और ये करके मैं इसको कहता हूँ ओपन द गेट। और ये की डाल के गेट को ओपन कर देता है, और इस तरीके से मैं गेट से एग्जिट हो जाता हूँ। ठीक है। तो ये जो मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस दी कि लेफ्ट, वॉक लेफ्ट, क्लाइंब लैडर, पिक अप द की, जंप ओवर द एनिमी,
और ओपन द एग्जिट गेट, ये जो सारी की सारी हमने स्टेप्स परफॉर्म किए, इनको हम कहते हैं एल्गोरिदम डिजाइन। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये एल्गोरिदम डिजाइन तो बन गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस जो डिजाइन था इसको फॉलो भी करना शुरू किया। मैंने लेफ्ट की प्रेस की और मैं इस बंदे को यहाँ पर लेकर आया। फिर उसके बाद मैंने इसको अप की प्रेस करके लैडर पर चढ़ाया। फिर यहाँ से मैं गया, इसके ऊपर से मैंने जंप किया। ये सारे के सारे अब जो मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है। सो एल्गोरिदम डिजाइन और एल्गोरिदम, अब दोनों चीजों में आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो कि यार इनमें फर्क क्या है। ठीक है। अ, इन दोनों में फ़र्क ये है कि एल्गोरिदम डिज़ाइन जो है, वो बेसिकली आप स्टेप्स को प्लान करते हैं, ठीक है? और जो एल्गोरिदम होता है, वो एक्चुअली जो आपने स्टेप्स प्लान किए थे, आप उन स्टेप्स को परफ़ॉर्म करते हैं। आप यानी कि वो स्टेप्स एग्ज़ीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ये लेबल्स देख लीजिए, लेबल ये टाइम है। अच्छा, ये चीज़ें हमें याद देखनी पड़ती हैं कि ये टाइम है, 45 सेकंड्स का टाइम है, मुझे इन 45 सेकंड्स में इस यहाँ से एग्ज़िट करना है, ये एग्ज़िट डोर है, ये राउट है, इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ये आपका इम्पोर्टेंट आइटम है, की है, फिर आपके एनिमीज़ हैं, ये सारे के सारे आपके जो है वो इसमें लेबल्स होते हैं, ठीक? फिर इसी तरीके से ये सारी की सारी आपको यहाँ पर डिटेल्स जो दी हुई है, ये ऑलरेडी हम इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। सो अब इसको अगर हम इस तरह से देखें कि आपका एक दोस्त है जो आपको कहता है कि आपने इस गेम को फिनिश करना है, तो हम फौरन ही गेम नहीं खेलनी शुरू कर देंगे। हम हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस रन होगा। हमारा ब्रेन जो है वो एक थॉट प्रोसेस रन करेगा। वो दोस्त कहता है कि यार तुमने ये लेवल क्रॉस करना है, ठीक है? तो हमारा ब्रेन हमें सबसे पहले ये बताएगा कि देखो एग्जिट कहाँ पर है, ठीक है? फिर इस डोर के ऊपर एक लॉक लगा हुआ है, तो इसकी की कहाँ पर है, ठीक है? फिर एनिमी कहाँ कहाँ पर मौजूद है, लैडर्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे सेफेस्ट रास्ता कौन सा है। इसके बाद फिर हम ये गेम प्ले करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो आपका जो ब्रेन है वो आपको बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है, वो पूरा रन करता है, और उसके बाद आप जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे काम शुरू करते हैं। ओके। फिर हम ये देखते हैं कि जी कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है? अ, इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉजिकल थिंकिंग को। अच्छा, लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एज्यूम करें कि आप एक डिटेक्टिव हैं, जासूस हैं, ठीक है? अ, एक जासूस है, उसके पास एक टास्क है। उसने फॉर एग्जांपल कोई चोरी होगी, उसने उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि यार चोरी क्यों हुई, कैसे हुई? सबसे पहले आप बीइंग अ डिटेक्टिव ये देख आप आपके दिमाग में ये आएगा कि हुआ क्या, ठीक है? फिर आप देखेंगे कि मेरे पास एविडेंस क्या है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, उससे रिलेटेड मेरे पास क्या-क्या सबूत है, क्या-क्या एविडेंस है। फिर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सेंसिबल इस जो भी एविडेंस मैंने कलेक्ट की है और जो भी मैंने इंसिडेंट देखा, इनकी बेसिस के ऊपर मैं कहता हूँ यार सबसे ज़्यादा सेंसिबल कंक्लूजन क्या है? अगर चोरी हुई है, तो सबसे ज़्यादा इसमें सेंसिबल कंक्लूजन क्या है कि ये चोरी किसने की होगी, ठीक है? तो ये जो हम थिंकिंग करते हैं ना कि ये पूरा एक हमने पैटर्न इस तरीके से देखा, इसको हम कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है? जिसमें हम लोग बेसिकली करते क्या हैं कि एक प्रॉब्लम या सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं, फिर हम रीजनिंग करते हैं, ठीक है? हम डिफरेंट रीजंस ढूंढते हैं, और एक डिसीजन पे पहुंचना होता है हमने, सेंसिबल डिसीजन पे। तो उसके लिए हम ना रीजनिंग करते हैं, हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। और ये सारा रीजनिंग करने के लिए क्या चीज हमें चाहिए होती है? रेलिवेंट फैक्ट्स चाहिए होते हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि सबसे बेस्ट रीजन क्या हो सकती है, ठीक है? अ, अगर आप बड़ी सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, तो लॉजिकल थिंकिंग इसकी डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग मींस मेकिंग डिसीजंस बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड रीजंस इंस्टेड ऑफ गेसिंग। इन सिंपल वर्ड्स, वी डू नॉट assume or imagine, we'll look at the facts and then we make a decision। हम ऐसे ही तुक्के नहीं मार सकते। हम ये नहीं कह सकते कि यार चोरी हुई है, यार हो सकता है कि ये इसके नौकर ने चोरी की हो। नहीं, हम सबसे पहले एविडेंस और फैक्ट्स को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद हम उसके जो सबसे ज्यादा सेंसिबल सोल्यूशन होगा या कंक्लूजन होगा, हम उस पे जाएंगे, ठीक है?
अब जिस तरीके से ये एक एग्जांपल दी हुई है कि जी घर, आपका घर है, घर में आप एंटर हुए तो आपने देखा कि यहाँ पर पानी गिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि क्या हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ है, क्यों ये पानी यहाँ पर आया है, ठीक। अच्छा, अब जब ये आप सोच रहे हैं तो आप आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि क्या ये पानी किसी ने फेंका है, या ये फिर कहीं बारिश का पानी है जो कि घर के अंदर आ गया है, या फिर कोई पानी की पाइपलाइन थी जो कि बर्स्ट हो गई है, या फिर किसी ने कोई पानी की बाल्टी यहाँ पर उल्टा दी है, ठीक है। अच्छा, या फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा यार कोई जिन हुआ होगा उसने फेंक दिया होगा, नहीं। आप लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू चलेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने अब आप क्लूज ढूंढेंगे, अब आप एविडेंसेस ढूंढने शुरू करेंगे, ठीक है। आप अंदर गए तो आपने ये देखा कि अंदर भी पानी, काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ है और पानी कहीं से आता जा रहा है, वो रुका हुआ नहीं है। तो अब आप कहेंगे ओके फाइन, मुझे लगता है ये है कि ये शायद कोई पाइप या तो फटा हुआ था, या फिर ये है कि कोई पानी का नल का खुला रह गया होगा। फिर आप क्या करेंगे, आप उसके लिए एविडेंस देखने शुरू करेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल किचन में गए और किचन में आपने देखा टैप वाटर खुला हुआ था, टैप खुला हुआ था। तो आपको ये पता चल गया ओके फाइन, ये टैप खुला था जिसकी वजह से ये सारा पानी यहाँ पर स्पिल हो गया, फिर आप उस टैप को बंद कर देंगे। तो आपने बेसिकली क्या किया कि आपने बड़ी लॉजिकल तरीके से थिंकिंग करने के बाद आपको ये पता चला कि ये किचन का जो पानी का नलका है वो खुला होता है जिसकी वजह से ये पानी यहाँ पर फैला है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसमें अब ये फॉर एग्जांपल बच्चा है, ये सोच रहा है कि आई हैव अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद ये सोचता है, डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह सोचता है और प्रॉब्लम से रिलेटेड, और उनके फैक्ट्स इकट्ठे शुरू करने शुरू करता है, और उसके बाद ये एक जो नियरेस्ट पॉसिबल या जो सबसे रेलिवेंट जो कंक्लूजन है ये उस पे जाता है। तो ये बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग का स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एविडेंसेस फॉर फैक्ट्स इकट्ठे करने की बात हो रही है, ये इस तरीके से है। एक फैक्ट ये है कि इस्लामाबाद सिटी है, या बिल्कुल इस्लामाबाद एक सिटी है। अ, हमारे पास एक फैक्ट ये भी है कि हर सिटी के अंदर कोई एक मेयर होता है जो कि सिटी को चलाता है, ठीक है। बिल्कुल ये भी फैक्ट है। तो इस दोनों फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर हर सिटी का एक मेयर होता है और इस्लामाबाद अगर एक सिटी है तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद का भी एक मेयर होगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग बेसिकली हमने इन्फर किया, जो जिसको हम इन्फ्रेंस भी कहते हैं, इन्फ्रेंस ड्रॉ किया, वो ये है कि इस्लामाबाद का भी एक मेयर है। क्यों? इस्लामाबाद एक सिटी है, हर सिटी का एक मेयर होता है, तो इसका मतलब हुआ कि इस्लामाबाद का भी एक मेयर होगा। तो ये जो हमने बेसिकली कंक्लूजन ड्रॉ किया, इसे हम इन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि डिफरेंट फैक्ट्स की बेसिस पे जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो उसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। ये ऐसी है जैसे हम कहते हैं कि हर जो परिंदा होता है उसके पर होते हैं, ठीक है, और कबूतर एक परिंदा है, तो इसका मतलब है कि कबूतर के भी पर हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग होती है जी। अच्छा, इसमें अब एक चीज आप ये जहन में रखिएगा कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स लॉजिक्स को यूज करते हैं, बट वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्योंकि सोच नहीं सकते, कंप्यूटर लॉजिक को इस्तेमाल तो करता है बट वो सोच नहीं सकता, कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, ठीक है। और ये जो लॉजिक्स होती है, कंप्यूटर इनको इनकी कंप्यूटेशन भी करता है जब ये लॉजिकली कोई प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर रहा होता है। कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है, वो सिर्फ जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फॉलो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम कैलकुलेटर को बताते हैं कि कैलकुलेटर है हमारे पास, हम उसको कहते हैं 25 + 30, तो वो हमें आंसर दे देता है 55, ठीक है। बट ये सारा काम कब होता है, जब हम कैलकुलेटर के ऊपर बटन्स प्रेस करके टाइप करते हैं 25 + 30, ठीक है। अब जब हमने 25 + 30 किया तो कंप्यूटर ने उसके ऊपर एक लॉजिक अप्लाई किया और हमें बताया कि इसका आंसर है 55। अगर हम इन बटन्स को प्रेस ना करते तो कैलकुलेटर हमें कभी भी ना बताता कि ये आंसर 55 आता है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि लॉजिकल थिंकिंग हम करते हैं, और इन लॉजिक्स को अप्लाई जो है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो है प्रोग्राम्स के थ्रू, वो कंप्यूटर करता है। अच्छा, ये फिर इसमें एंड के ऊपर जो है ये डिफरेंट आपके जो है वो लॉजिकल थिंकिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप जहन में रखिएगा कि लॉजिकल थिंकिंग जो है वो हमें प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है,
और उसके हवाले से जो करेक्ट डिसीशंस होते हैं हम वो लेते हैं, और उनकी बेसिस के ऊपर जो सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है हम वो सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं या बनाते हैं। ठीक है। सो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, उसको केयरफुली थिंक करने में हमें हेल्प करता है, और उसकी बेसिस पे हम राइट डिसीजन लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके। सो ये एक एल्गोरिथमिक थिंकिंग जो है उसके हवाले से एक आपको यहाँ पर एग्जांपल भी है, वो भी उसको हम देख लेते हैं। जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंप्यूटर्स खुद से कुछ नहीं करते। ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग होती है वो हम कंप्यूटर को डिजाइन करके देते हैं। एल्गोरिथमिक थिंकिंग जो होती है ये सॉल्यूशन हासिल करने का एक तरीका होता है। इसमें होता क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद आप उनको लॉजिक्स में और एफिशिएंट मैनर में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। जिस हमने पहले देखा था कि आईपीओ चार्ट में पहले हम इनपुट एंटर करते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग होती है और उसके नतीजे में हमें वो एक आउटपुट कंप्यूटर जो है वो डिस्प्ले करता है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी एल्गोरिथमिक थिंकिंग होती है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में या स्मॉलर प्रॉब्लम्स के अंदर ब्रेक करता है, और ये जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, स्मॉलर प्रॉब्लम्स होती हैं, मैनेजेबल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम्स का। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको आप 5-6 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसके बाद आप हर पार्ट का सोल्यूशन ढूंढते हैं एक ही वक्त। ठीक है। इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं कि एल्गोरिथम ऑफ द प्रोसेस पार्ट ऑफ आईपीओ। ठीक है, ये आईपीओ का जो प्रोसेस पार्ट है ये उसका एक फर्दर आगे पार्ट होता है एल्गोरिथम। ये वाला जो प्रोसेस पार्ट है ना, इसके अंदर बेसिकली आपके एल्गोरिथम जो है वो एल्गोरिथमिक थिंकिंग चल रही होती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं। ए नंबर जो है वो 10 है, बी पे 20 है और सी पे 30 नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब हम कंप्यूटर को ये कहते हैं कि भाई चेक करो कि क्या ए सबसे लार्जेस्ट नंबर है। आप चेक करें, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो फिर ए इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है। अगर ए लार्जेस्ट है तो फिर आप प्रोसेस को रोक दें, अगर अदरवाइज फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेक इफ बी इज लार्जेस्ट, क्या बी सबसे बड़ा नंबर है? अगर तो बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब है कि बी इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर बी लार्जेस्ट नंबर है तो फिर आप प्रोसेस को रोक दो, अगर बी लार्जेस्ट नंबर नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सी इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब यहां पर क्या लॉजिक है कि सी इज ग्रेटर देन ए, सी इज ग्रेटर देन बी, जो लॉजिक पहले से चल रही थी। ठीक है, तो ये आपका पूरे का पूरा एक फ्लो चार्ट डायग्राम है जिसमें आपको ये बता रहा है कि प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है। प्रोसेस में हमने बेसिकली आइडेंटिफाई क्या करना है, हमने ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है और हमने प्रोसेस को ये कहा कि चेक करो ए सबसे बड़ा नंबर है। अगर है तो प्रोसेस को रोक दो, अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। नेक्स्ट स्टेप है बी सबसे बड़ा नंबर है, अगर तो बी सबसे बड़ा नंबर है तो आप उसको स्टॉप कर दें, अगर बी सबसे बड़ा नंबर नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले। और नेक्स्ट स्टेप है कि सी सबसे बड़ा नंबर है, तो यस ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा और हमें सी डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि जो 30 है ये हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा कि सी जो सबसे बड़ा नंबर है। ये बेसिकली आपका जो पूरे का पूरा प्रोसेस है, जो ये फ्लो चार्ट आपकी डायग्राम है, ये बेसिकली एल्गोरिथमिक थिंकिंग है। ठीक है। अच्छा, अब कल को मैं ये कहता हूँ मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज आ गई हैं, ए 10 है, बी 20 है, सी 30 है, डी 40 है, एफ 60 है, इस तरीके से। तो यही वाला एल्गोरिदम दोबारा से रन होगा। ठीक है, जिस तरह अभी हमने बात की थी ना कि एक जो आप सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं वो सॉल्यूशन सिमिलर टाइप के सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो यहां पर दोबारा से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वो हर एक नंबर की पॉसिबिलिटी को देखेगा कि ये नंबर इससे बड़ा है, उससे छोटा है, क्या है, और वो करके आपको एंड पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो डिस्प्ले में दे देगा। तो ये बेसिकली आपका एल्गोरिथमिक थिंकिंग का प्रोसेस होता है। ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में जो है वो ये चीजें हमने देखी हैं, जिसमें आईपीओ मॉडल है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग है और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं।
तो आप इसको ज़रा डिटेल में एक बार दोबारा से स्टडी कीजिएगा ताकि आपको इसकी मज़ीद जो है वो प्रोसेस की क्लैरिटी हो। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे लाज़मी पूछिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।